हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फ्रेंच मैरीगोल्ड के बारे में। एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो बिगनर्स के लिए लगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फ्रेंच मैरीगोल्ड के फ्लावर्स खिल रहे हैं। कौन सी वैरायटी का ये मैरीगोल्ड है, कब मैंने सीड लगाया था, अगर आपके प्लांट्स के ऊपर पेस्ट अटैक है उसके इसमें क्या करना है, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, सॉइल मिक्स कैसा बनाना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये जो वैरायटी मैंने लगाई है ये है फ्रेंच मैरीगोल्ड बोनेंजा वैरायटी। बिग हट वेबसाइट से मैंने सीड खरीदा था बोनेंजा एंड दुरंगो वैरायटी का। बोनेंजा के सारे सीड जर्मिनेट हो गए थे, दुरंगो के सीड जर्मिनेट नहीं हुए थे। 19 फरवरी को मैंने दोनों वैरायटीज़ के सीड लगाए थे। 2-3 दिन के अंदर सीड जर्मिनेट हो गए थे और 1 महीने बाद इनमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टिंग में तो मैं बर्ड्स को रिमूव कर रही थी क्योंकि ये छोटे थे अभी प्लांट्स। बार बार इनके ऊपर कलियां बन रही थी तो बाद में मैंने छोड़ दिया कि चलो देख लेते हैं कौन से कलर के फूल निकलते हैं। बाकी ये बोनेंजा वैरायटी है, मुझे कैसे पता। आप इस फूल को ध्यान से देखो, इसके सेंटर से ना पतली पतली सी पंखुड़ियाँ निकल रही हैं। ये पहचान है बोनेंजा की। बाकी जो दुरंगो वैरायटी है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसका सेंटर ऐसा नहीं होता। बाकी कलर्स दोनों में सेम से ही देखने को मिलते हैं आपको। ऑरेंज, रेड, येलो, लाइट येलो, बाई कलर वाले फूल आपको देखने को मिल जाएंगे बोनेंजा में। बाकी जो दुरंगो उसमें बाई कलर ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू बोनेंजा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या अभी हम लगा सकते हैं मैरीगोल्ड के सीड? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हो। फ्रेंच मैरीगोल्ड को समर, मानसून और विंटर तीनों सीजन में सीड से ग्रो किया जा सकता है। अगर मानसून में सीड लगा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सीड ट्रे को ऐसे प्लेस पे रखना जहाँ पे बारिश का पानी ना गिरे। सीड ट्रे में मॉइस्चर होना चाहिए हल्का सा, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए मिट्टी। अगर मिट्टी बहुत लंबे समय तक गीली रहेगी तो आपके सीड्स खराब हो जाएंगे। मैरीगोल्ड के सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होने के बाद 2-3 ट्रू लीव्स आने दो उसमें, उसके बाद आप उसे शिफ्ट करो। मेरे हिसाब से पहले आप उसको छोटे नर्सरी बैग में लगाओ, 3-4 इंच का जो नर्सरी बैग होते हैं। उसके बाद आप उसे गमले में शिफ्ट करो। छोटी सैपलिंग्स को छोटे नर्सरी बैग या फिर फ्लावर पॉट में लगाने से मैंने एक चीज़ देखी है कि ग्रोथ प्लांट की अच्छी होती है। डायरेक्टली आप बड़े में लगा दोगे, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती स्टार्टिंग में। फ्रेंच मैरीगोल्ड के लिए 8 से 10 इंच का फ्लावर पॉट इनफ है। बाकी अगर अफ्रीकन मैरीगोल्ड है तो 10 से 12 इंच के गमले में आप लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सनलाइट की रिक्वायरमेंट की। मैरीगोल्ड के प्लांट को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी इसमें। सॉइल मिक्स में मैंने यूज़ किया नॉर्मल सॉइल का, रेत एंड वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा जला हुआ जो राइस हस्क होता है उसका। कोकोपीट मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं कोकोपीट भी ऐड करती। बाकी अगर आप मानसून में कोई प्लांट लगा रहे हो, मैरीगोल्ड हो गया या कोई भी अदर प्लांट है, तो सॉइल मिक्स में थोड़ा सा नीम खली ऐड कर दिया करो या फिर फंजीसाइड भी आप डाल सकते हो। सॉइल मिक्स में नीम खली और फंजीसाइड ऐड करने से आपका प्लांट फंगस से बच जाएगा और सॉइल मिक्स में पेस्ट अटैक भी कम होता है। ज़्यादा मात्रा में आपने यूज़ नहीं करना है नीम खली और फंजीसाइड का। नीम खली आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हो 8 इंच के गमले के लिए। सॉइल मिक्स हमेशा वेल ड्रेनिंग होना चाहिए, लाइट वेट सॉइल मिक्स होना चाहिए। आपने प्लांट की मिट्टी में पानी डाला और पानी निकल गया, पानी रुकना नहीं चाहिए गमले की मिट्टी में। पानी आपने तभी डालना है प्लांट्स में जब आपको लगे कि फ्लावर पॉट की जो मिट्टी है वो सूख चुकी है। ओवर वाटरिंग बहुत खतरनाक है। अंडर वाटरिंग में फिर भी आप प्लांट को बचा सकते हो, बट ओवर वाटरिंग में आपका प्लांट मरेगा ही मरेगा। तो पानी का हमेशा ध्यान रखना। जो भी अभी नए हैं गार्डनिंग में उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी आपको लगे कि सूख चुकी है तभी पानी ऐड करो। मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी में, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए प्लांट्स की मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर। 15 दिन में एक बार आपने कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप दे सकते हो। फ्लावरिंग के टाइम पे आपने फॉस्फोरस और पोटाश देना है जिससे अच्छे फ्लावर्स आए आपके प्लांट में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 15-20 दिन में एक बार प्लांट में डाल दो। बनाना पील फर्टिलाइज़र आप प्लांट में डाल सकते हो। बनाना पील फर्टिलाइज़र बनता कैसे है, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे फर्टिलाइज़र की, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बनाना पील फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, नई नई कलियाँ बनेंगी आपके प्लांट के ऊपर। बोन मिल है, अगर आपको बोन मिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोन मिल डाल सकते हो। मैं तो नहीं यूज़ करती बोन मिल का। बोन मिल भी फॉस्फोरस का अच्छा एक सोर्स है। महीने में एक बार आप थोड़ा सा बोन मिल ऐड कर सकते हो अपने फ्लावरिंग प्लांट में। सरसों खली के फर्टिलाइज़र का भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट में। अच्छे से फर्मेंट करने के बाद, डाइल्यूट करने के बाद 15-20 दिन में एक बार आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डालो अपने प्लांट में। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हेल्दी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों चीज़ों में मदद करता है। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र, वुड ऐश जो लकड़ी की राख होती है, पोटेशियम का नेचुरल सोर्स है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं कम मात्रा में। केमिकल फर्टिलाइज़र में आप यूज़ कर सकते हैं NPK 19-19-19 का 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके। बाकी NPK 0052-34 का फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, ये बड्स बनती हैं आपके प्लांट में। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 15-20 दिन में एक बार। बाकी मानसून के सीज़न में फर्टिलाइज़र का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा फर्टिलाइज़र हमने ऐड नहीं करना है प्लांट्स में। मानसून में प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ वैसे भी अच्छी होती है, वेदर अच्छा रहता है। बाकी हल्का सा फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हो 15-20 दिन में एक बार।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपके प्लांट्स की लीव येलो हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, बड्स नहीं बन रही हैं, तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ओवर वाटरिंग, इनसफिशिएंट लाइट, प्रॉपर सनलाइट आपके प्लांट को नहीं मिल पा रही है। जिस सॉइल मिक्स में आपने प्लांट लगा के रखा है वो सॉइल मिक्स अच्छा नहीं है, आपका प्लांट स्ट्रेस में है, या फिर नाइट्रोजन की कमी भी एक रीज़न हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करो कि क्या प्रॉब्लम है आपके प्लांट के साथ, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी केयर करो। डेफिनेटली ग्रोथ हो जाएगी उसकी अच्छी। मैरीगोल्ड के प्लांट्स के ऊपर आपको थ्रिप्स और स्पाइडर माइट का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि थ्रिप्स और स्पाइडर माइट का अटैक है? तो आप इसके पत्तों को ध्यान से देखो, इसके ऊपर ना कुछ जिगजैग से पैटर्न बने हैं, तो ये थ्रिप्स की वजह से होता है। बाकी स्पाइडर माइट की वजह से आपको ना जाले जाले से देखने को मिलेंगे आपके प्लांट के ऊपर। स्टार्टिंग में अगर आपने नोटिस कर लिया कि मेरे प्लांट्स के ऊपर थ्रिप्स का अटैक है, तो उस केस में आप नीम ऑयल का यूज़ करो। नीम ऑयल में लिक्विड सोप ऐड करके अपने प्लांट्स पे स्प्रे करो। अगर अभी थ्रिप्स का अटैक कम है आपके प्लांट के ऊपर, जो भी पत्तियां आपको दिख रही हैं कि इन पे थ्रिप्स लगे हुए हैं, तो उनको तोड़ के फेंक दो। अगर आपके प्लांट में थ्रिप्स और स्पाइडर माइट का अटैक ज़्यादा है, तो उस केस में नीम ऑयल काम नहीं आएगा। उस केस में आपको किसी और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा प्लांट के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स के ऊपर भी थ्रिप्स और स्पाइडर माइट का अटैक है। मेरे पास 2 इंसेक्टिसाइड पड़े थे, साइपरामेथ्रिन एंड कॉन्फिडोर। मैंने इन दोनों इंसेक्टिसाइड्स को मिक्स किया, इनमें मैंने अपने मैरीगोल्ड के प्लांट्स को डिप किया। ये एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है पेस्ट कंट्रोल के लिए। थ्रिप्स और स्पाइडर माइट में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, बट थोड़ी सी हेल्प कर देगा ये थ्रिप्स और स्पाइडर माइट में। थ्रिप्स और स्पाइडर माइट के लिए सबसे बेस्ट है एबेमेक्टिन, ओब्रोन या फिर फ्लोरामाइड। फ्लोरामाइड स्पेशली स्पाइडर माइट के लिए इफेक्टिव है। बाकी थ्रिप्स के लिए आप एबेमेक्टिन का यूज़ कर सकते हैं। एबेमेक्टिन मेरे पास नहीं था, मैंने ऑर्डर किया है। कॉन्फिडोर जो इंसेक्टिसाइड है उसमें मेनली रहता है इमिडाक्लोप्रिड, जो कि हेल्प करता है एपिड्स में, वाइट फ्लाइज में, सकिंग इंसेक्ट्स में, चुइंग इंसेक्ट्स को ख़त्म करने में। थ्रिप्स में हेल्प करेगा, बट उतना अच्छे से हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा सा हेल्प करेगा थ्रिप्स में। थ्रिप्स का अटैक आपको सारे प्लांट्स में देखने को मिल जाता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जब भी आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो पत्तों के नीचे वाली साइड किया करो, क्योंकि छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं पत्तों के नीचे वाली साइड छुपे होते हैं। ऊपर से स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लांट को थोड़ा टेढ़ा करके या फिर डिपिंग मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो केमिकल सॉल्यूशन है उसमें अपने प्लांट को डिप कर दो, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा वो चीज़। मैरीगोल्ड के प्लांट को घना बनाने के लिए आप उसकी पिंचिंग करो, उसके सिर को ऊपर से कट कर दो, वहाँ से फिर 2-3 नई शूट्स निकलेंगी। जितना आपका घना प्लांट रहेगा उतनी अच्छी आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी आपके प्लांट के ऊपर। फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर डेड हेडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेड हेडिंग नहीं करोगे तो प्लांट की एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक फोकस करेगी फ्लावरिंग में और दूसरा फोकस करेगी सीड बनाने में। अगर आप मुरझाए फूलों को कट कर दोगे तो आपके प्लांट का पूरा फोकस रहेगा फ्लावरिंग के ऊपर और आपको लंबे समय तक फ्लावरिंग देखने को मिलेगी आपके प्लांट्स पे। मॉनसून के सीज़न में आपको मैरीगोल्ड प्लांट के आसपास स्नेल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये रात में अटैक करती हैं, सारे पत्तों को खा जाएंगी, आपके प्लांट को पूरा गंजा कर देंगी और आपका प्लांट मर जाएगा। तो अगर स्नेल्स दिख रही हैं इनको निकाल के कहीं दूर फेंक दो, या फिर अब जो वुड ऐश होती है उसका थोड़ा छिड़काव कर दो, इससे भी थोड़ा भाग जाती हैं। मैरीगोल्ड सिर्फ एक सुंदर फूल नहीं है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है। सॉइल में जो हार्मफुल निमाटोड्स रहते हैं उनको ख़त्म करने में मदद करता है। वेजिटेबल्स के साथ आप मैरीगोल्ड लगाओ, कंपेनियन प्लांट है ये, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। अब इस ज्ञान को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी मैरीगोल्ड हर किसी के घर में लगा होता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप एक प्लांट लवर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।